आज हम हिंदी साहित्य के गद्य भाग में बाबू गुलाब राय द्वारा रचित निबंध भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है। इसमें लेखक ने भारत की संस्कृति की विशेषताओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि संस्कृति शब्द संस्कार से संबंधित है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, सुधार करना और उसे अच्छा बनाना। अंग्रेजी शब्द कल्चर में वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। अंग्रेजी भाषा में कल्चर तथा एग्रीकल्चर शब्द है, इनमें एक ही धातु है। इसका अर्थ भी पैदा करना, सुधारना है। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी होते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि संस्कार व्यक्ति और जाति दोनों के होते हैं और जातिगत संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि संस्कृति एक ऐसा शब्द है जो समूह को व्यक्त करता है। लेखक ने आगे बताया है कि जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियाँ, विचार, परंपराएं जाति के लोगों के दृढ़ मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि जब किसी स्थान की जलवायु, रहन सहन के ढंग और विचार और परंपराएं किसी जाति में स्थायी और मजबूत हो जाती है, दृढ़ मूल यानी स्थायी और मजबूत हो जाती है, तो वह उस जाति के संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। ये संस्कार मनुष्य के स्वभाव के अनुसार होते हैं। कम या अधिक पूर्वजों से प्राप्त, पैतृक यानी पूर्वजों से प्राप्त सामाजिक जीवन में ये संस्कार हमें दिखाई देते हैं। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। परिलक्षित होना यानी दिखाई देना। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता है। ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने वाले या दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से कुछ परिवर्तित हो सकते हैं और कभी-कभी दब भी जाते हैं, किंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त करने पर फिर से उभर आते हैं। लेखक ने बताया है कि जो संस्कार है, इनसे अकेला मनुष्य भी इनसे मुक्त नहीं रहता है। चाहे वह विदेश में रहे या किसी विदेशी के संपर्क में आने पर भी ये संस्कार क्या होते हैं, बने रहते हैं। इनमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। कुछ समय के लिए ये संस्कार दब जाते हैं, छिप जाते हैं, परंतु अनुकूल यानी अवसर पाकर पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने संस्कृति शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया है और साथ ही लेखक ने यह भी बताया है कि संस्कृति जाति तथा समूहों के संस्कार से बनती है। संस्कृति किससे बनती है? जाति और समूह के संस्कार से बनती है। अब आगे देखिए, संस्कृति का बाह्य पक्ष भी होता है और आंतरिक पक्ष भी होता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक बाहरी पक्ष और दूसरा भीतरी पक्ष।
उसका बाह्य पक्ष आंतरिक पक्ष का प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। लेखक ने बताया है कि संस्कृति का भीतरी पक्ष किसी जाति के विचारों और उसकी मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। संस्कृति का बाहरी पक्ष उसके बाहरी क्रियाकलापों में प्रकट होता है, तो उसमें संस्कृति का आंतरिक स्वरूप भी दिखाई देता है। हमारे बाह्य आचार हमारे विचार मनोवृत्तियों के परिचायक होते हैं। हमारे जो आचार विचार होते हैं वे हमारी मनोवृत्तियों यानी अपने मन के विचारों के परिचायक होते हैं, हमारे मन के विचारों को व्यक्त करने वाले होते हैं। संस्कृति एक देश की उपज होती है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि संस्कृति किसी देश की से जुड़ी होती है। उपज होना यानी वहाँ से जन्म होना उसका, यानी संस्कृति किसी भी विशेष देश से जुड़ी होती है और उसके अनुसार ही निर्मित होती है। उसका संबंध देश के भौतिक वातावरण और उसके पालित पोषित और परिवर्धित विचारों से होता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो संस्कृति होती है वह किसी विशेष देश से जुड़ी होती है और उस देश के अनुसार ही निर्मित होती है और उस देश के भौतिक वातावरण और वहाँ के निवासियों के विचार अनुभव और चिंतन के अनुसार बनती है, क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति का उन विचारों से बड़ा गहरा संबंध होता है। भाषा संस्कृति का ही कुछ बाहरी अंग सा है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो किसी भी देश की जो भाषा होती है वह भाषा संस्कृति का बाहरी अंग होती है, फिर भी वह हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायिका होती है। कोई भी भाषा का जो स्वरूप होता है वह हमारी संस्कृति का परिचय देता है। जैसे कुशल शब्द को ही लीजिए, वह हमारी उस संस्कृति की ओर संकेत करता है जिसमें पूजा की विधान यानी पूजा की विधि की संपन्नता के लिए कुश लाना एक दैनिक कार्य बना हुआ है। अब यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जैसे यदि हम कुशल शब्द को ही देखें तो वह कहाँ से बना, हमारी संस्कृति से ही बना। हमारी संस्कृति में जो पूजा की विधियाँ हैं उसे पूर्ण करने के लिए कुश का लाना यानी तिनके का लाना आवश्यक होता है। यह एक दैनिक कार्य बना हुआ था पूजा की विधि में। जो कुश ला सकता था वह तंदुरुस्त और होशियार समझा जाता था। जो कुश लेकर आता था उसे क्या माना जाता था, होशियार माना जाता था। इसीलिए यह कुशल शब्द प्रचलित में आया। उसी तरह यहाँ पर लेखक ने बताया है कि प्रवीण का संबंध वीणा से है। प्रवीण का जो संबंध है, प्रवीण जो शब्द है वह वीणा से निकला हुआ है, वीणा से जुड़ा हुआ है। प्रकर्ष वीणायाम प्रवीणः यानी जो प्रवीण शब्द है वह वीणा से निकला हुआ है। हमारी भाषा में गो से संबंधित शब्दों का बाहुल्य है। लेखक ने बताया है कि हमारी भाषा में गाय से, गो अर्थात गाय से निकलने वाले शब्दों की प्रधानता है, यानी अधिकांश शब्द हमारे यहाँ पर गो से ही निकले हुए हैं। जैसे गोधूली बेला, विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न होते हैं, यानी गाय के आने का समय। गोष्ठी, गवेषणा, गाय की चाह या खोज के अर्थ विस्तार के द्वारा गवेषणा का अर्थ खोज हो गया। गवाक्ष, गो की आँख, खिड़कियों का आकार शायद पहले गोल होता होगा,
पहले गवाक्ष खिड़कियों को कहा जाता था, तो कहीं न कहीं ये खिड़कियाँ गोल होने के कारण इसे गवाक्ष कहा गया। जैसे गुरसी शब्द, तो अंगीठी गोरस से बनी है जिसमें गौ का दूध औटाया जाता था, इसीलिए ये शब्द प्रचलन में आए। जैसे गोपुच्छ नाटक की गौ की पूछ के समान बताया गया है, अंत में आकर मूल कथा ही रह जाती है, उसका फैलाव बंद हो जाता है। गोमुखी, जिसके भीतर माला फेरी जाती है और जिससे जल गिरता है, उसे गोमुखी कहते हैं। गोपन, गोपन यानी छिपाना, यह शब्द भी गो से संबंध रखता है, गाय से संबंध रखता है। जो वस्तु पाली जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, वह छिपा कर रखी जाती है, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग प्रचलन में आया। यह बाहुल्य हमारे समाज में गो की प्रधानता का द्योतक है। इस शब्द की अधिकता यानी गो शब्द की अधिकता हमारे समाज में गो की प्रधानता का द्योतक है, यानी सूचित है। अब आगे देखिए, भारत गर्म देश है, यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा है। भारत की जो जलवायु है वह गर्म है, यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा है। किंतु आंग्ल देश ठंडा है, तो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार वार्म रेस्पिरेशन और कोल्ड ट्रीटमेंट आदि मुहावरे हैं। भारत एक गर्म देश है, तो यहाँ पर हृदय को शीतल रखने जैसे मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। और जो आंग्ल देश हैं, जो विदेशी देश है, जो ठंडे हैं, तो वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ के वातावरण के अनुसार वार्म रेस्पिरेशन और कोल्ड ट्रीटमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ब्रेकिंग द आइस यानी मौन भंग करने के अर्थ में आता है, तो वहाँ पर इसी तरह के शब्दों का प्रयोग प्रचलन में है। आइस ठंडेपन का प्रतीक है, मौन ठंडेपन का द्योतक है। अंग्रेजी का प्रयोग किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन वहाँ की हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचय है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद हुआ है, एक ठेले में दो पंछी, यानी इस तरह हमारे यहाँ की भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है, किंतु उसमें वह मधुरता नहीं जो एक पंथ दो कांच में है। उसके कहते ही हमको गो रस बेचन हरी मिलन, एक पंथ दो कांच की बात याद आती है, यानी एक ही समय में दो कार्यों का होना। हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि हमारा जो रहन सहन है, हमारा पहनने का जो तरीका है, हमारी जो जातियाँ हैं, वह देश के वातावरण और देश की परिस्थिति और उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे ज़मीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसिल यानी बिना सिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, ये सब चीज़ें देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल है। ये सब जो है हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वह देश की आवश्यकताओं के अनुसार है। गर्म देश में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता है। जो देश गर्म होते हैं वहाँ पर पृथ्वी का स्पर्श करना बेकार नहीं लगता है, इसलिए यहाँ जूतों का इतना मान नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति में जूते हर जगह नहीं पहने जाते हैं जितना कि विलायत में, जितना कि विदेशों में जूता पहनना पैरों में आवश्यक माना जाता है। यहाँ हाथ से खाने का चलन इसीलिए हुआ कि यहाँ हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। हमारे देश की जो जलवायु है,
वह गर्म जलवायु होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर हाथ से खाने का चलन हुआ, है ना। और यहाँ पर जितनी बार हाथ धोए जा सकते हैं, कितनी भी बार हाथ धोए जा सकते हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, जो अनाज खाया जाता है उसे भी ईश्वर का रूप माना जाता है। उससे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है। यहाँ नहाने के लिए जल की कमी नहीं और नहाने की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए नहाना धर्म का अंग हो गया है ना। यहाँ की जलवायु गर्म होने के कारण यहाँ पर नहाने की आवश्यकता को अधिक महत्व दिया गया है, इसीलिए नहाना यहाँ के धर्म का अंग हुआ है। इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर में उभार न लावे, पूर्णतया ढक ले, अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ हमारे देश में क्या होता है, शरीर को इतना महत्व नहीं दिया गया है ना, इसीलिए शरीर को हमेशा लंबे कपड़ों से ढका जाता है, ढकने को ज़्यादा महत्व दिया गया है। बेसिल कपड़े यानी बिना सिले कपड़े जैसे धोती आदि को अधिक पवित्र माना गया है। बिना सिले हुए कपड़े को ज़्यादा पवित्र माना गया है। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सर ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है। ऐसा सभी पूर्वी देशों में भी है। पूर्व के जितने भी देश हैं वहाँ पर भी इसी तरह की परंपरा का पालन किया जाता है। यहूदियों के प्रार्थना भवनों में नंगे सिर नहीं बैठते हैं। बाल भी शरीर के अंग के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। यद्यपि सिर पे बाल होते हैं, लेकिन बाल भी शरीर का अंग होने के कारण उसे ढका जाना आवश्यक मानते हैं। इसी प्रकार देश के वातावरण और रुचि के अनुकूल ही मांगल्य वस्तुओं का विधान किया जाता है। फूलों में हमारे यहाँ कमल को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसका संबंध जल और सूर्य दोनों से होता है। लेखक ने बताया है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, भारत में लेखक ने बताया है कि पूजा पाठ और कल्याणकारी जो चीज़ें हैं, इनका निर्धारण देश के वातावरण और वहाँ की रुचि के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए लेखक ने बताया है कि भारत में कमल के फूल को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि कमल का जो फूल है वह जल में पैदा होता है और सूर्य को देखकर खिलता है, उसका दोनों से संबंध है। इसीलिए जल और सूर्य दोनों ही हमारे देश की विशेष आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लेखक ने भारत में मांगल्य वस्तुओं में कमल की महत्ता बताई है। लेखक की भाषा कैसी है, खड़ी बोली है और तत्सम शब्दावली है। यहाँ पर लेखक ने अधिकांश तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। और निबंध कैसा है, विचारात्मक निबंध है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।